तो आज एमसीक्यू का सीरीज होने जा रहा है जो कक्षा 12 के लिए है, क्योंकि कक्षा 12 में ये जो एमसीक्यू, ये जो पहला जो यूनिट टेस्ट होने वाला है वो एमसीक्यू का ही होगा, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे और इसी टाइप्स के आएंगे जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू किया जाए एमसीक्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स क्लास 12। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और उनके जो मल्टीपल चॉइस भी दिए गए हैं, तो उनको आप यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। देखने में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना हो करके वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश को धन आवेश अथवा ऋण आवेश का नाम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, कूलाम के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अथवा मैक्सवेल के द्वारा। तो इसमें देखिए कि किस द्वारा दिया गया है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा नाम दिया गया है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कूलाम और मैक्सवेल में, तो ऐसा नहीं है, मैक्सवेल और कूलाम को छोड़ दीजिएगा। ये जो वैद्युत आवेश को धनावेश अथवा ऋणावेश नाम दिया गया, ये वास्तव में रैंडम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसका सिद्धांत है कि हाँ इनको प्लस ऐसे कहेंगे और माइनस कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नाम दिए गए हैं ये जनरली वैसे उनके द्वारा वैसे ही नाम दे दिए गए हैं, प्लस और माइनस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैद्युत का धनावेशित होना प्रदर्शित करता है, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा प्रोटॉनों की अधिकता। तो यहाँ देखिए, किसी भी वस्तु का धनावेशित होना, धनावेशित होने का मतलब देखिए, अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और अगर इससे इलेक्ट्रॉन कहीं चले जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं उठ के चले जा रहे हैं, तो ये वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार उल्टा देखा जाए कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, धनावेशित होना क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कहीं चले गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटीकरण अथवा आवेश का परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार मूल आवेश E का मान कितना है? तो मूल आवेश आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी भी वस्तु में मिनिमम जो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही उत्पन्न किया जा सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसी को कहा जाता है मूल आवेश। तो ये मूल आवेश का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटीकरण Q = Ne + Ne जो दिखा हुआ है, को प्रयोग द्वारा किसके द्वारा स्थापित, प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया था, प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया था। प्रयोग द्वारा कौन स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे R.A. मिलिकन। कूलाम और गास नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये नहीं है, R.A. मिलिकन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम के नियमानुसार F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये होता है। तो इसमें कह रहा है कि न्यूटन में एप्सिलॉन0 क्या है? एप्सिलॉन0 क्या है? तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। कभी कभी चुंबकशीलता भी आप कर जाते हैं, ये गलत है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त सूत्र में एप्सिलॉन0 का मान कितना है? एप्सिलॉन0 का मान तो ये आपका होता है 8.85 × 10⁻12। अब देखिए, इसका जो है कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर दिया। इन दोनों में क्या अंतर है देखिए, यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछ लिया है वो इसका यूनिट भी पूछ लिया है, यूनिट। तो आपको पता है क्योंकि F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से देखिए इसका जो मात्रक आएगा, एप्सिलॉन0 का मात्रक क्या आ जाएगा? तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ये जो मान होता है ये किसका मान होता है? तो ये 1/4πε0 इतने का मान होता है, 9 × 10⁹ याद रखिएगा। 9 × 10⁹ जो है ये इतने का मान होता है। ये जो कांस्टेंट है, ये यहाँ पे एप्सिलॉन0 का मान जो आया है ये आया है। ये कैसे आया?
तो आप यहाँ निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, तो 1/4 पाई और इंटू 9 इंटू 10⁻9 अगर करेंगे तो 4 पाई का मान क्या है, तो 1/4 इंटू 22/7 है इंटू 9 इंटू 10⁻9 अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू हो जाती है 8.85, ये वैल्यू हो जाती है 8.85 10⁻12 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू ये बता देते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, तो देखिए यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं। आपको पता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर निकाली जाए तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 की बीमा और बटे F इंटू R स्क्वायर की बीमा लिखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू होगी ये देखिए कुलाम यानी कि चार, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी यानी A इंटू टी का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपान F की बीमा ML T पर माइनस 2 इंटू R स्क्वायर की बीमा। देखिए R स्क्वायर की बीमा यानी कि L स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी A स्क्वायर T स्क्वायर इंटू M पर -1 L पे देखिए P क्यूब हो जाएगा और T स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी M पर -1 L पर -3 T पे पावर 4 A स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से आपको जो फार्मूला मिला ये मिल गया आपको M पे -1 L पे -q T के पावर 4 और ये वाला देखिए ये वाला मिल गया। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा हो गई ये हो गई M पे -1 L पे -3 T पे पावर 4 A स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी परावैद्युत माध्यम का परावर्तनांक K होता है, कितना होता है, तो आपको पता है K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है K इक्वल टू, चूंकि एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट में K इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू सही हो जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Y में रखे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है भाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू K, यहाँ पे रहता ही है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और इंटू Q1 Q2 2 इंटू 10⁻7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻7 और अपान R स्क्वायर का मान है 0.30 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कर दिया गया। स्क्वायर काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों ही क्या है प्लस आवेश हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा प्रतिकर्षण आवेश। तो ये 6 इंटू 10⁻³ का प्रतिकर्षण आवेश। नेक्स्ट है 4 बिंदु आवेश, ये QA QB QC, इस तरह से जो है ये 4 बिंदु आवेश हैं QA QB QC और QD। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग पर ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं, तो वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। सिंपल है, देखिए ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A पर जो है 2 माइक्रो कूलाम रखा हुआ है, B पर कितना रखा है तो -5 माइक्रो कूलाम, ऐसे C पर +2 माइक्रो कूलाम, D पर कितना रखा हुआ है तो
प्लस 5 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर यदि 1 माइक्रोकुलाम रख दिया जाए, इसके केंद्र पर, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये इसका केंद्र है, इस पर 1 माइक्रोकुलाम रख दिया गया, तो यह यहाँ पर कह रहा है लगने वाला बल कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। क्योंकि क्या है, ये वर्ग है, तो ये दूरी, ये और ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनके बीच जितना बल लगेगा वही बल इनके बीच भी लगेगा। वैसे इनके बीच जितना बल लगेगा वही बल इनके बीच भी लगेगा। मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और F4 है। तो F1 इक्वल टू क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। F3 इक्वल टू क्या मिलेगा, F4 मिलेगा। और दोनों ही क्या मिलेंगे, आपस में बराबर और विपरीत मिलेंगे। तो अगर हम सबको जोड़ें तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी। चूंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं, तो ये कट जाएंगे। ये बराबर और विपरीत हैं तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो इस तरह से 4 बिंदु आवेश है, तो 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा 0, यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुणों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो निम्न गुणों पर विचार करिए। ये क्या क्या गुण है देखिए। तो ये गुण जो बताया जा रहा है, इसमें पहला कहा जा रहा है कि ये रेखाएं सतत होती हैं। कह रहा है ये रेखाएं सतत होती हैं, क्या सही है। और देखिए, चलिए इसको आगे देखा जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ऋणावेश से उत्पन्न होकर धनावेश में समाप्त होती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाकर खत्म हो जाती हैं, माइनस में जाकर के खत्म हो जाती हैं, इस तरह से। तो यहाँ कह रहा है कि ऋणावेश से उत्पन्न होती हैं, तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन का अगला कह रहा है कि धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। बिल्कुल सही है, ये धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं, तो ये सही है, दिख रहा है। ये रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, कभी नहीं। अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं है। काटने का नहीं कारण क्या है कि अगर मान लीजिए काटेंगी तो यहाँ पे एक स्पर्शी ऐसे खींच सकते हैं और एक स्पर्शी ऐसे खींच सकते हैं, यानी यहाँ पर एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं, इधर की ओर भी और इधर की ओर भी प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि असंभव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखिए, ये रेखाएं सतत होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाके खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकली और यहाँ रुक गई, या यहाँ से निकली ऐसे और फिर ऐसे निकलनी, ऐसा नहीं है। ये सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ये प्लस से निकलेंगी तो माइनस में जाके ही समाप्त होंगी, तो ये कंटिन्यूअस होती हैं, ये कंटिन्यूअस होती हैं। ऐसे ये बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र में कंटिन्यूअस होती हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुणों पर विचार करिए कि ये रेखाएं क्या होती हैं, सतत होती हैं। तो ये भी सही है कि ये रेखाएं सतत होती हैं प्लस से माइनस तक, यानी वैद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं क्या होंगी, सतत होंगी। इस तरह से ए और सी जो है ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसमें क्या करें, सही कथन क्या है, ए और बी नहीं सही है, ए और सी सही है, ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, E इक्वल टू होता है F/Q, यानी न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका जो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की बीमा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होगी। तो यानी कि E की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की बीमा बराबर क्या होगा, EF की बीमा, ये बल की बीमा और बटे Q की बीमा, यानी आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। तो अब F की बीमा क्या होगी, तो M/L/T/2, ये बल की बीमा है, और आवेश की बीमा क्या होती है, तो AT होती है। तो इस तरह से क्या मिलेगा, M/L/T पर देखिए यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 A/-1,
तो एम टी पे -3 ए पे -1, एम टी पे -3 ए पे -1, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये फार्मूला होता है, ये कहीं दिया होगा तो ये है = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी ये क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित किया गया है तो आवेशित वस्तु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर हम आवेशित करते हैं तो अगर उसे ऋणावेशित करने का मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉन और ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो वो ऋणावेशित होता है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु धनावेशित हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो निश्चित है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इतना द्रव्यमान भी आ रहा है, तो द्रव्यमान इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे किसी उदासीन वस्तु को अगर ऋणावेशित कर रहे हैं तो ऋणावेशित करने पर आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो पहले की अपेक्षा अधिक होगा, यानी बढ़ जाएगा। तो आज हम इतने तक ही रहने देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल भी मिलेंगे और अगले दिन भी मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और ऐसे MCQ अपनी बुक से भी देखिए और लगाइए। धन्यवाद।